Hello, MG. Open sunroof. Pardon? When's the last time anyone said that to you? Please open sunroof. MG Hector. It's a human thing. बीबीसी दुनिया में आज देखिए, कोरोना काल में दोहरी मार से कराहता यमन। यमन पर संयुक्त राष्ट्र की नई चेतावनी। एक तरफ युद्ध की त्रासदी तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस का कहर। कुपोषण का शिकार हो सकते हैं 10 लाख बच्चे। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। यमन की दोहरी मुसीबत की होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत सरकार ने चीन के 59 स्मार्टफोन ऐप्स को प्रतिबंधित करने का किया फैसला। इसमें टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर और शेयरिट जैसे ऐप शामिल। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची लगभग 5.5 लाख। अब तक 16,000 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या पहुंची 5 लाख के पार। वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से चीन के खूबे प्रांत में सख्त लॉकडाउन। ब्राजील में बढ़ते मामलों पर WHO ने जताई चिंता। ईरान में जारी हुआ ट्रंप के खिलाफ अरेस्ट वारंट। जनवरी में अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के लिए ट्रंप को ठहराया जिम्मेदार। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान का यह कदम सांकेतिक, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ती दुश्मनी का प्रतीक। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास एक बोट डूबने से कम 25 लोगों की मौत। 2 नाव के टकराने की वजह से हुआ हादसा। कराची में स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर बंदूकधारियों का हमला। हमलावरों समेत कुल 7 लोगों की मौत। बलूचिस्तान के अलगाववादी समूह बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। सालों से युद्ध की त्रासदी झेल रहा यमन अब दोहरी मार का शिकार हो गया है। एक तरफ युद्ध की तबाही है और दूसरी तरफ कोरोना वायरस का कहर है। आज इसी की चर्चा कवर स्टोरी में। यमन को दुनिया की मदद की दरकार है और अगर ये मदद नहीं मिली तो ये मुल्क भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा और इसका शिकार होंगे छोटे छोटे बच्चे। ये गंभीर चेतावनी जारी की है संयुक्त राष्ट्र ने। पहले से ही यमन दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट से जूझ रहा है। अब कोरोना महामारी के चलते हालात और बदतर हो गए हैं। बीबीसी के मध्य पूर्व संपादक जेरेमी बोइन की रिपोर्ट, जिसकी कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सलवा लोदाबी 5 साल की हैं, ठीक जंग के बराबर। सलवा कुपोषण की वजह से होने वाली दिमागी बीमारी सेरेब्रल एट्रोफी से पीड़ित हैं। 2 महीने की उम्र से ही उन्हें यह बीमारी है। यमन को तबाह करने वाले हालात ने ही उनकी जान संकट में डाल दी है। इंसानों की छेड़ी जंग, इंसानों की ही पैदा की हुई भूख और अब कोरोना वायरस ने तबाह यमन को अपने चंगुल में जकड़ लिया है। सलवा के माँ बाप भी यमन के उन 20 लाख लोगों में से हैं जिन्हें जंग की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा है। सलवा के पिता इब्राहिम कहते हैं कि वो इलाज पर और खर्च करने की हालत में नहीं है। हम कोरोना और जंग के बीच फंस गए हैं। सिर्फ खुदा ही हमारी हालत जानता है। कई बार हमें 2 या 3 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। मैं उसे चुप कराने के लिए पानी में चीनी मिलाकर देता हूँ। सलवा ऐसी अकेली बच्ची नहीं है। यूनिसेफ के मुताबिक यमन में कुपोषण की वजह से 5 साल से कम उम्र के 45% बच्चों के दिमाग और शरीर को नुकसान हुआ है। ये अदन है। यमन के दूसरे हिस्सों के मुकाबले यहाँ ज्यादा मदद पहुँचती है, लेकिन खतरा यहाँ भी है। जिनकी जेब भरी है उन्हें खाना मिल सकता है, लेकिन कई लोग खर्च करने की हालत में नहीं हैं। 15 दिन में ही महंगाई 20% बढ़ गई है। यमन कोरोना वायरस का भी आसान शिकार है। यहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम पस्त हो चुका है। जंग ने आधी स्वास्थ्य सेवा को बर्बाद कर दिया है। कुछ राज्यों में हर 10,000 मरीजों पर अस्पतालों में सिर्फ 2 बेड हैं। डॉक्टर उमर कासिम अल तुर्की ने अदन के एक अच्छे अस्पताल से हमारे लिए ये वीडियो भेजा है।
accepted in the hospital. अमीर देश हजारों की संख्या में वेंटिलेटर खरीद सकते हैं। डॉक्टर उमर का कहना है कि उन्हें तमाम मरीजों को वापस भेजना पड़ता है। बीमारों के रिश्तेदार गुहार लगाते रहते हैं। चैरिटी संस्था MSF की देखरेख वाले एक अस्पताल में इस महिला को दाखिला मिल गया, लेकिन वो बच नहीं सकी। यमन में कोरोना संक्रमित मरीजों में 25% की मौत हो रही है। ये बाकी दुनिया के औसत का 5 गुना है। अनुमान है कि यमन में कोरोना के 10 लाख केस हैं। ये ब्रिटेन के मुकाबले 3 गुना है, जबकि यमन की आबादी ब्रिटेन से आधी से कम है। ऐसा लगता है कि आखिरी वक्त आ गया है। ये एक आपदा है। यमन के लोगों को लगता है कि दुनिया ने उन्हें भुला दिया है। ये बड़ी अराजक और बेचैन करने वाली स्थिति है। क्या ये सोचना सही है कि दुनिया उन्हें भुला चुकी है? अगर तुरंत मदद मुहैया कराने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो हम बहुत बड़ी त्रासदी देखेंगे। जंग हालात को और खराब बना रही है। अलगाववादियों ने देश के दक्षिणी हिस्से को उत्तर से अलग करने के लिए नया संघर्ष छेड़ दिया है। 5 साल पहले सऊदी अरब ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग शुरू की थी। दक्षिण के अलगाववादियों को सऊदी सेना का समर्थन हासिल है। सऊदी अरब की कोशिश संघर्ष विराम कराने की है, जो अब तक नहीं हो सका है। संयुक्त राष्ट्र ने यमन को मिलने वाली मदद कम कर दी है। मदद देने वाले देशों ने बीते साल के मुकाबले फंड आधा कर दिया है। यूनिसेफ के मुताबिक यमन का एक बच्चा एक दिन में इतनी दिक्कतें झेल लेता है जितना बाकी दुनिया के ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में झेलते हैं। सलवा जब बच्ची थी तब माता पिता को उन्हें अस्पताल से लेकर भागना पड़ा था। उस अस्पताल पर सऊदी सेना ने बम गिराए थे और 19 लोगों की मौत हो गई थी। अब 5 साल की हो चुकी सलवा की जान बचाने के लिए परिवार को नई जंग लड़नी है। वे उसे पानी और शक्कर देते हैं, प्यार देते हैं और दुआ करते हैं। जंग और महामारी से घिरे मुल्क में उनके पास यही बचा है, पर शायद ये काफी ना हो। कम होने की बजाय बढ़ ही रही हैं यमन के लोगों की मुश्किलें। और अब खबर पाकिस्तान से, जहां आज कराची के स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर 4 बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इसमें हमलावर समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। हमले से जुड़ी और जानकारी दे रही है पाकिस्तान से BBC संवाददाता शुमाइला जाफरी। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पे आज सुबह 10 बजे के करीब हमला हुआ है और एडिशनल IG पुलिस सिंध जो है उन्होंने BBC को बताया है कि हमला आवर एक करोला गाड़ी में आए थे, जिन्हें बिल्डिंग के बाहर गार्ड्स और पुलिस वालों ने रोका। यहीं पे पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और 2 हमलावर तो बाहर ही मारे गए, लेकिन 2 जो हैं वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए, जिन्हें के सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेस किया और फिर थोड़ी देर के बाद वो भी मारे गए। पुलिस का ये कहना है कि जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पे कारोबार होता है वहाँ पे हमलावर दाखिल नहीं हो सके, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के एक ऑफिशियल ने आज एक लोकल न्यूज़ नेटवर्क को सुबह बताया था कि ट्रेडिंग हॉल में हमलावर दाखिल हुए थे और उन्होंने फायरिंग की, जिससे थोड़ी देर के लिए भगदड़ भी मची थी। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो MD हैं उनका ये कहना था कि भगदड़ के बावजूद भी कारोबार जो है वो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका और जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिस्पॉन्ड किया विद इन मिनट्स, उससे बहुत बड़ा जो जानी नुकसान था वो होने से बच गया। एक इंसर्जेंट बलोच ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में बैन है, बलोच लिबरेशन आर्मी, उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और उनका ये कहना था कि उनका अल मजीद ब्रिगेड जो है उसने ये खुदकुश हमला या सुसाइड अटैक किया है। ये वही ग्रुप है जिसने पिछले साल पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट जो पोर्ट सिटी ऑफ गवादर है, जहाँ के चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहा है, वहाँ पे एक 5 स्टार होटल पे इसी तर्ज का हमला किया था। लेकिन आज ये जो हमला हुआ है कराची में, ये बताता है कि ये जो जंग है मिलिटेंसी के खिलाफ, ये अभी भी ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर आरोप लगाया है कि वो पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स के जरिए आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इस आरोप को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी हालात का जिम्मेदार भारत को नहीं ठहरा सकता। और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे किन 3 देशों पर बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप।
और कोरोना काल में किन दिक्कतों से जूझ रहे हैं कब्रिस्तान में काम करने वाले, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। Hello, MG. Open sunroof. Pardon? When's the last time anyone said that to you? Please open sunroof. MG Hector. It's a human thing. आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में 5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरी दुनिया में वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है और सबसे ज्यादा प्रभावित देश है अमेरिका, जहां संक्रमण के 25,50,000 मामले हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 1,25,000 से ज्यादा हो चुकी है। लैटिन अमेरिका में भी वायरस का प्रकोप कम होता नहीं दिख रहा है। ब्राजील में वायरस ने 50,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। ब्राजील अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अभी वायरस का प्रकोप रुकने वाला नहीं है। हैती जैसे देशों में काम कर रही राहत संस्थाओं का कहना है कि बहुत सारे लोग तब मदद मांगने आ रहे हैं जब वो गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। सुनिए राहत संस्था में काम कर रहे एक डॉक्टर को। यहाँ लोग नहीं मानते कि ऐसा कोई वायरस है। सिर्फ वही लोग वायरस से चिंतित हैं जिनका कोई नजदीकी इससे पीड़ित है। लोग नियमित रूप से मास्क भी नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। एशिया में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या लगभग 5.5 लाख हो गई है और 16,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। बांग्लादेश के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1,42,000 लोग वायरस से संक्रमित है और 1,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ईरान में 2,25,000 से ज्यादा वायरस के मामले हैं और वहां मरने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो ऐसे में मुश्किल उन लोगों की भी हो रही है जो कब्रिस्तान और शमशान में काम करते हैं। हालात यह है कि कई बार मरने वालों के परिवार वाले ही अंतिम संस्कार तक में शरीक नहीं हो पाते हैं। यहां तक कि वायरस की चपेट में आने का खतरा इन लोगों पर भी लगातार बना रहता है। पर इन लोगों का आरोप है कि उन्हें ना तो पर्याप्त पीपीई किट मिलते हैं, ना ही वक्त पर वेतन मिलता है। बीबीसी संवाददाता पीयूष नागपाल और विजय पांडे की रिपोर्ट। हमने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब कैसा भी काम करना पड़ेगा हमें, कि जिन चीज़ों से लोग बाग डर रहे हैं और उनके नज़दीक हमें जाके काम करना पड़ेगा। तो डर तो है काफ़ी, लेकिन ये अब क्या करें, काम तो करना ही है। कोरोना वॉरियर्स को कौन देगा सुरक्षा कवच? मेरा नाम मोहम्मद शमीम है और मतलब मैं इसमें जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम के अंदर सुपरवाइज़र हूँ। जो कोविड पॉजिटिव और सस्पेक्टेड वाली जो भी डेड बॉडियाँ हैं सारी हम लोगों ने यहाँ दफन की हैं। जिस हिसाब से यहाँ डेड बॉडी आ रही है उस हिसाब से हमारे पास मतलब सामान प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो हमें पीपी किट नहीं मिल पा रही है। कोविड-19 के केस और संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। वायरस को लेकर डर का माहौल है। कोविड-19 से हुई मौत के बाद कब्रिस्तान में लाशों को दफन करने वालों को बिना पीपीई किट के ही काम करना पड़ रहा है। यहाँ काम करने वाले लोग भी कम हैं। पारा चढ़ा हुआ है। सुबह शुरू होता है कोरोना से और मेरा एंड भी कोरोना में ही होता है शाम को कॉल से ही। अब ये लगा लीजिए मैं जिस टाइम काम बंद करता हूँ ना उससे पहले ही मेरे अगले दिन की कोरोना की बुकिंग हो जाती है। केंद्र सरकार ने उनकी सुविधाएं बढ़ाने का वादा किया है, लेकिन कब्रिस्तान में काम करने वालों का शिकवा है कि उनकी मांगे पूरी करने की दिशा में बहुत कम कदम उठाए गए हैं। तो सबसे पहले दिक्कत यहाँ पे आ रही है सोशल डिस्टेंस। वो हमने मतलब यहाँ पर नहीं मेंटेन कर पाते हैं क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो हमारी सुनते नहीं है। और ये है कि शुरुआत में तो काफ़ी डर था, लेकिन डॉक्टरों से बात करके तो हमारी थोड़ी सी हिम्मत बन पाई मतलब इस काम को करने को। कुछ डेड बॉडियाँ मतलब ऐसी आई जिनके साथ उनके फैमिली मेंबर तक नहीं थे। दिल्ली के निगम बोध घाट शमशान में काम करने वालों की शिकायत है कि उन्हें देर से वेतन मिलता है। वो पीपी किट कम होने की बात भी करते हैं। नर्सिंग ऑर्डरली का और इस वक्त मेरी ड्यूटी कोविड-19 में है। ना तो हमें वक्त पे सैलरी मिल रही है, ना हमें पीपी किट या किसी तरह का मास्क अवेलेबल कराया जा रहा है।
और अभी थोड़ी देर पहले सरकार ने अनलॉक 2 का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत घरेलू उड़ानों और रेलगाड़ियों में थोड़ा और विस्तार किया जाएगा। रात को लगने वाले कर्फ्यू अब रात 10 से सुबह 5 बजे तक लगेंगे। दुकानों में अब 5 से ज्यादा लोग जा सकते हैं। दुकान कितनी बड़ी है ये इस बात पर निर्भर करता है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे रंग लाई रंग भेद के खिलाफ मुहिम। देखेंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया। मैं हूं सारिका सिंह। ये तो सब जानते हैं कि नस्ल भेद और रंग भेद के खिलाफ जारी मुहिम के बाद मशहूर फेस क्रीम फेयर एंड लवली का नाम बदल दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाम में ये बदलाव यूं ही नहीं आया है? इसके पीछे थी पाकिस्तान की 3 लड़कियां जिन्होंने बाकायदा एक कैंपेन चलाया। इस मकसद को कैंपेन को चलाकर हासिल किया। देखिए पाकिस्तान से फाकिर मुनीर की रिपोर्ट। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन से प्रभावित होकर 3 पाकिस्तानी महिलाओं ने दक्षिण एशिया में नस्लवाद से लड़ने की ऑनलाइन मुहिम शुरू की। इन्होंने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से उनकी प्रसिद्ध फेयरनेस क्रीम बैन करने की मांग की। 2 सप्ताह के भीतर इन्हें 94 देशों से 13,000 लोगों का समर्थन मिला और नतीजा ये हुआ कि यूनिलीवर ने अपनी फेयरनेस क्रीम का नाम बदल दिया। ये मुहिम चलाने का मकसद ये था कि जो रीसेंट कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं यूएस में जॉर्ज फ्लॉयड के इंतकाल के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि हम सिर्फ बैठे बैठे ये नहीं कह सकते कि ये वाइट और ब्लैक का इशू है। हमें खुद अपनी एंटी ब्लैकनेस को भी देखना चाहिए कि हम भी एज ए कम्युनिटी वाइट को एज ओवर ब्लैक क्यों प्रेफर करते हैं। क्योंकि फेयर एंड लवली मार्केट लीडर है कि और ब्रांड्स भी इस राह पे चलेंगे और अपनी स्किन वाइटनिंग और फेयरनेस की जो बातें हैं इनसे दूर हट जाएंगे। और ये जो पूरी कम्युनिटीज़ में जो इतने टॉक्सिक मैसेजेस फैलाए जाते हैं, जो लोगों के दिमागों पे उनका इतना असर होता है, कि ये सब रुक जाएं और हमारी जो आगे जनरेशन है, जो आगे नस्ल है, उसको ये सुनकर बड़ा नहीं होना पड़ेगा कि फेयर इज इक्वल टू लवली। ये जो हमारा तासुब है गोरे रंग बेहतर होने का, ये सिर्फ औरतें नहीं फेस करती, बच्चियां नहीं फेस करती, हमारे लड़के भी फेस करते हैं, हमारे मर्द भी फेस करते हैं। तमाम दक्षिण एशियाई महिलाओं ने इस मुहिम को समर्थन दिया। उन्होंने यूनिलीवर के फैसले का भी समर्थन किया। उन्हें यकीन है कि इससे उन्हें दुनिया में फैले रंगभेद और नस्ल भेद से लड़ने में मदद मिलेगी। तो मुहिम के जरिए ये बताया गया कि हर रंग खूबसूरत है। और खबर डेनमार्क से, जहां की राजधानी कोपेनहेगन के एक पार्क में एक दिन सिर्फ कुत्तों के नाम रहा। यहाँ चारों ओर सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते नजर आए। मौका था सालाना डॉग शो का। कोरोना वायरस के इस दौर में दरअसल ये शो भी रद्द हो गया था, पर आखिरकार ये शो हुआ और कुत्ते वहां पर आए जिन्हें अपने दोस्तों से मिलने का और जमकर मस्ती करने का भी मौका मिला। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @BBC सारिका। तो BBC दुनिया में फिलहाल इतना ही।